अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर एक एसी जो है वो हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसकी कितनी सारी वजूहात हो सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये देख लीजिए कि यह हमारे पास एक आउटडोर का सेक्शन है, ये वायरिंग पैनल है और इसके अलावा वहाँ पर नीचे कंप्रेसर और हाई और लो प्रेशर स्विचेस लगे हुए हैं दोनों। यहाँ सेक्शन पर जो है वो लो प्रेशर स्विच है और जो डिस्चार्ज पर है वो हाई प्रेशर स्विच है। और यहाँ आउटडोर पर ही इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इंडोर में तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉइल है और एक फ़ैन मोटर है या एक पीसीबी है। तो कूलिंग का अगर जब भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें मेजरली देखने में क्या मिलता है कि हमारे पास हमारा आउटडोर जो है वो नहीं चल रहा है या जो कंप्रेसर है वो नहीं चल रहा। तो ये जो हमारा आउटडोर यूनिट है ये फंक्शन ना करने की वजूहात कितनी होती हैं, क्योंकि मोस्टली एयर कंडीशनिंग साइकिलिंग का जितना एसेट है वो मोस्टली यहीं पर ही होता है, आउटडोर में ही होता है। आप चाहे वायरिंग की बात कर लें, चाहे कंप्रेसर की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल साइड या मैकेनिकल साइड, किसी भी तरफ से आप बात कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे इस वीडियो को आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए या फिर लाइक कर दीजिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हमारा आउटडोर नहीं चल रहा है तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है कि ये जो हमारी कंट्रोल वायर आ रही है, इस कंट्रोल वायर में करंट हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है। राइट, हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन बात जो है इंशाल्लाह तफसीली तौर पर ही की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यहाँ पर करंट चेक कर लेना है कि जो हमारा इंडोर टू आउटडोर करंट जो है, जो कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाता है, उसे हम वैसे कम्युनिकेशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये कम्युनिकेशन भी डायरेक्टली कॉन्टैक्टर में आकर के अटैच नहीं हो जाती। न्यूट्रल इसका इस तरफ रहता है जो डायरेक्ट आता है। ये ब्लू वाला वायर जो आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल का है, ये डायरेक्टली यहीं पर आ रहा है कॉन्टैक्टर में। और ये पर्पल वायर जो आप देख रहे हैं ये नीचे एलपी और एचपी स्विचेस से सीरीज़ में अटैच होकर, ये बात याद रखिएगा, सीरीज़ में अटैच होकर जो हमारा ये ऑरेंज वाला वायर है जो कॉन्टैक्टर की कॉइल में अटैच हो रहा है, यहाँ पर आ जाता है। इस लाइन को सीरीज़ करने के रीज़न क्या है? क्योंकि सिस्टम में अगर गैस नहीं होगी और कंप्रेसर हमारा जो है विदाउट लोड चलेगा, यानी सिस्टम में गैस नहीं है और ख़ाली कंप्रेसर चल रहा है, तो इसकी वजह से वो ओवरहीट हो सकता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की वाइंडिंग को भी ख़तरा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक रीज़न तो ये है। सेकंड रीज़न, हमारे पास में जो हमारा मेन सप्लाई लाइन है, इस टाइम पावर ऑफ है यूनिट, इसलिए विदाउट ग्लव्स मैं इसको टच करवा रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा सेफ्टी रखिएगा। जो हमारी ये पावर लाइन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 220 वोल्ट ये सिंगल फेज़ है, जैसे कि कैपेसिटर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर 230 वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं आइसोलेटर से या नहीं आ रहे हैं, हमें ये भी चेक करना। और प्लस ये कि यहाँ वायरिंग के अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी वायर में, इवन यहाँ जॉइंट्स में या यहाँ थिम्बल्स में, जो यहाँ थिम्बल्स लगे हुए हैं, स्पार्किंग और जॉइंट्स, स्पार्किंग और लूज़ कनेक्शन, ये हमेशा इनकी वजह से जो है हमारे एम्पेयर इंक्रीज़ हो जाते हैं, चीज़ें जो वो हीटअप होती हैं और इसकी वजह से कूलिंग में डिफेक्ट आता है। थर्ड चीज़, हमारा कॉन्टैक्टर कॉइल जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है वहाँ करंट आने पर, कम्युनिकेशन का करंट आने पर हमारा कॉन्टैक्टर कॉइल जो है ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो कॉन्टैक्टर कॉइल है नीचे यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर ये A1 और A2 के जो टर्मिनल्स बने हुए हैं ये वाले, इनके साथ एक कॉइल रहती है, वो कॉइल कभी कभी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं करता। इसके अलावा जो आप कॉन्टैक्टर के अंदर ये कॉपर की स्ट्रिप्स देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर स्पार्किंग रहेगी तो इसकी वजह से जो है कंप्रेसर ओवरहीट होगा या हाई एम्पेयर लेना शुरू कर देगा। इसके बाद हमारे कैपेसिटर्स,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वो फ़ैन कैपेसिटर है 15 MFD का, और ये कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। इसके बाद कंडेंसर कॉइल, इसे डस्टी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये हल्की फुल्की डस्टी रहती है, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडेंसर के यहाँ पर होने का बेसिकली जो पर्पस है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अगर किसी भी वजह से प्रॉपर नहीं होगी तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकता, वो क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारा आ जाता है फ़ैन मोटर। इसमें बेरिंग के इश्यूज़ से लेकर मोटर वाइंडिंग के इश्यूज़, ये भी हमें फेस करना पड़ते हैं अपनी फील्ड में। तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो हमारा फ़ैन मोटर है वो प्रॉपर स्पीड में चल रहा है या नहीं। और उसके बाद जहाँ पर आउटडोर हमारा रखा हुआ है वहाँ पर जो है प्रॉपरली स्पेस होनी चाहिए, ताकि वो जगह कोई हीट बैंक ना बन जाए। कंडेंसर में से हवा को पास आउट करवाने के लिए एक ओपन स्पेस होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए। और इसके अलावा सिस्टम में गैस की जितनी रिक्वायरमेंट है, इवन वो हमारा R22 का है, 600 का है या 410 का है, सिस्टम में जो गैस है वो नॉर्मल होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर गैस भी कम रहेगी तो उस वजह से भी जो है हमारा AC जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं जिनमें हमारा आउटडोर तो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं होती है। तो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहाँ आकर के डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।